समय जो आप देख रहे हैं ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है और दिसंबर 2023 का। इसके अंतर्गत मैंने 125 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया है और अब हम आज जो बात करने वाले हैं 126 से क्वेश्चन से बात करने वाले हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 सोशल वर्क का ये क्वेश्चन पेपर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके सामने इस समय दिखाई भी दे रहा है। एक तरफ सूची 1 में लिखा हुआ है सुधारक एजेंसियां, दूसरी तरफ सूची 2 में लिखा हुआ है प्रकार्य यानी उसके संबंध में कार्य यानी फंक्शंस। आपको डिफाइन करना होगा। आईएमपी इस क्वेश्चन को रखिएगा सभी लोग। संप्रेषण गृह, विशेष गृह, बाल गृह है, अल्पावधि गृह। इनमें से जरूरी ये नहीं कि विशेष गृह ही पूछा जाए परीक्षा में, अलग अलग के रूप में भी आ सकता है ना, अलग अलग पॉइंट या फैक्ट के रूप में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जरा एक बार बताइए कि संप्रेषण गृह किस पॉइंट को रिलेट करेगा? ऑप्शन सी, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष मामला, ये वाला। ओके, यानी आप कह रहे हो कि जो ये जो है संप्रेक्षण गृह जो लिखा हुआ है ये रिलेट करने वाला है किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष मामला लंबित होने की अवधि में विधि से द्वंद्व लिप्त किशोर के अस्थायी आवास हेतु संप्रेषण गृह होता है। अच्छा, ये बात सत्य है। यहाँ जो संप्रेषण गृह को आप लोगों ने किशोर न्याय बोर्ड को रिलेट कराया है, यह ऑप्शन आपका सत्य है, यानी पॉइंट आपका थर्ड वाला सही जाएगा। इसके बारे में और भी जानकारी आपको रखनी चाहिए कि संप्रेषण गृह होता क्या है। इसमें एक पॉइंट, कभी कभी ये जरूरी नहीं कि परीक्षा में यही पूछा जाए। परीक्षा में आजकल जो पूछा जा रहा है वो आता है कि कानून का उल्लंघन कर अपराध करने वाले बच्चों को रखा जाता है। ठीक है, किशोर गृह में गुमशुदा, अनाथ, बाल मजदूरी से शोषित ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनको देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस संबंध में इस पॉइंट को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा, जिसको हम लोग संप्रेक्षण गृह कहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा है। दूसरा आता है विशेष गृह। विशेष गृह किस पॉइंट को रिलेट करेगा, प्लीज एक बार बताइए। स्पेशल होम जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन किशोरों के सुधार व पुनर्वास हेतु। देखिए, विशेष गृह का तात्पर्य राज्य सरकार या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्था द्वारा, बात को समझिए क्योंकि यहाँ पे एक्ट लिखा है तो ये बात मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को कि राज्य सरकार या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्था द्वारा स्थापित संस्थान से है, उससे संबंधित है और कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चों के लिए पुनर्वास से संबंधित सेवाएं। बात को समझिए, यहाँ तो कानून का उल्लंघन कर अपराध करने वाले बच्चों को रखा जाता था संप्रेषण गृह, यहाँ तो कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चों के रहने और पुनर्वास से संबंधित सेवाएं देने के लिए है जिन्हें जांच के बाद लगाए गए आरोपों के लिए दोषी पाया गया है। उस संबंध में ये विशेष गृह की भूमिका आती है। ऐसे बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो सवाल अगर इससे बनेगा तो एक पॉइंट और पूछा जाता है, सुधारात्मक सेवाएं किस गृह में दिया जाता है? सुधारात्मक सेवाएं नोट करिएगा, सुधारात्मक किस गृह में दिया जाता है? तो वह विशेष गृह में दिया जाता है। और ये कीवर्ड है, विशेष गृह का कीवर्ड है सुधार और पुनर्वास।
सुधार और पुनर्वास, ये कीवर्ड है, याद रखेंगे। बता दीजिए एक बार आप सभी लोग। जी सर। एक बात और ध्यान से सुनिए फिर, किसी भी उम्र के बच्चों या बच्चे ने जो छोटा अपराध किया है, किसी भी उम्र की बात मैं कर रहा हूँ, या गंभीर अपराध किया है, या आप ये मान लीजिए कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या बच्चे ने जघन्य अपराध किया है, ठीक है, तो वहाँ पे जांच होगी, तो पता चलेगा बोर्ड के माध्यम से कि उसे कौन से गृह में रखा जाए। तो उस कंडीशन पर बच्चे को विशेष गृह में भेज दिया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चे ने कोई भी अगर छोटा अपराध किया या कोई गंभीर अपराध किया या 16 साल से कम उम्र के बच्चे ने जघन्य अपराध किया, तब भी वो उसे विशेष गृह में ही रखा जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे बाल गृह एक आता है। बाल गृह किस पॉइंट को रिलेट करेगा? आसान है, ये तो बता सकते हो आप लोग प्लीज। फर्स्ट सर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन सर। बाल गृह कह रहे हैं आप, फर्स्ट होगा। यदि आप बाल गृह को फर्स्ट से रिलेट करा रहे हैं, जहां देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हेतु किशोर न्याय या बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन स्थापित उनके स्वागत हेतु है। देखिए, बाल गृह शिशु में एक ऐसे बालक या बालिकाएं जो अनाथ या निराश्रित या परित्यक्त हैं, जिनके माता पिता संरक्षक उनके पालन पोषण करने में असमर्थ हैं, और जिनके माता पिता कैंसर रोग से ग्रसित भी है, या कोई अन्य बीमारी आप मान लीजिए, या कारावास में सजा का दंड भोग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ बाल गृह की भूमिका बनती है। और ये बच्चों के या किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जो है माना जाता है। इसे ही बाल सुधार गृह का रूप भी दिया जाता है, ठीक है, बाल सुधार गृह का रूप भी दिया जाता है। तो किशोरों को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है ना। और इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं, भारत में कुल टोटल 73 बाल भवन हैं, बाल गृह हैं 73 भारत में। और यहाँ 5 से लेकर 16 साल की आयु के बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बाल गृह की स्थापना की गई है। तो ये भी पॉइंट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट और बचता है, और वो बचता है अल्पावधि गृह बचता है, जिसको परीक्षा में स्वधर गृह भी आ जाता है, कभी कभी स्वदर गृह भी आ जाता है, इसका नाम लिखा हुआ, जिसको हम लोग अल्पावधि गृह का नाम देते हैं। समाज कल्याण एवं महिला अधिकारिता मंत्रालय या विभाग के द्वारा इसको जो है लाया गया है। लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन को आप देखेंगे तो 18 से 45 आयु वर्ग, ध्यान सुनिएगा, 18 से 45 आयु वर्ग के निराश्रित या संकटग्रस्त या नैतिक संकटापन्न लड़कियों व महिलाओं हेतु इस गृह को नाम दिया जाता है, इस गृह का नाम दिया जाता है। अब देखिए, इसमें भी पुनर्वास की प्रक्रिया रहेगी, ऐसा नहीं कि पुनर्वास प्रक्रिया नहीं, इसमें भी है। 18 से 45 वर्ष के लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए उस गृह में रख के उनको पुनर्वास या उनको सुधार करने की एक्टिविटी को संचालित करता है, तो उसे अल्पावधि गृह कहा जाता है। कोई लंबे समय तक के लिए नहीं रखा जाता है, अल्पावधि के लिए, ठीक है, अल्पावधि के लिए रखा जाता है। इसलिए ये कंडीशन जो रिप्रेजेंट होती है 18 से 45। ऑप्शन में एक दीर्घा अवधि गृह भी आता है, जो रिलेट करेगा संप्रेषण गृह को, विशेष गृह को और बाल गृह को भी, है ना। तो यहाँ पे अलग पॉइंट बन जाएगा दीर्घावधि वाला, लेकिन अल्पावधि वाला 18 से 45 वर्ष की, जहाँ लड़कियों और महिलाओं, कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लड़कियों और महिलाओं हेतु है, इनके सुधार और पुनर्वास की बात करेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट गया है इस प्रश्न का, 126 का?
सेकंड ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ये पक्का बता सकता हूँ कि परीक्षा में आप लोगों से सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। 18 जून को नीति आयोग से सवाल आएंगे आप लोगों को, है ना, नीति आयोग। जरा एक बार आप लोग पढ़िए, फिर मनन करके बताइए कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए। पहले एक बार पढ़िए मन में, कौन सा ऑप्शन सही हो जाए। बताइए, नीति आयोग के सर संबंध ए में। और बी तो नहीं होगा, अच्छा, क्योंकि इसमें केवल लग गया है, केवल वाला आप रिजेक्ट कर दीजिए। अच्छा, जहाँ केवल लगा है उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग मेरी बातों को। यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, नीति के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका का निम्न में से कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम वर्णन करता है। नीति के संबंध में एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, ये अप्लाइड टाइप का प्रश्न है आपके विचारों पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीति कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, NITI के रूप में। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल या इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। सॉरी, इन इंडिया नहीं होगा, केवल इंडिया होगा। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशंस ट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक संक्षिप्त नाम है इसका, नीति का। ये बात ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष आप सबको पता है, देश के PM प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी का नाम आता है, आज वर्तमान में है। नीति आयोग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अगर नीति आयोग में किसी को शामिल किया गया है, तो उस कंडीशन में आप सबको ध्यान रखना है परमेश्वर अय्यर का नाम, ठीक है। ये शब्द जो आप सबको मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, इन लोगों को आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। नीति आयोग का जब गठन किया गया तो वह डेट थी 1 जनवरी 2015। नीति शब्द का अर्थ नैतिकता हो गया, बात को समझिएगा क्योंकि अभी ऑप्शन में मिलेगा, सुनिएगा। नैतिकता हो गया, व्यवहार हो गया, मार्गदर्शन हो गया, इत्यादि जैसे शब्द रिलेट होते हैं। वर्तमान के संदर्भ में इसका जो अर्थ रिप्रेजेंट होता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग गठन के 2 केंद्र हैं, जैसा कि आप सबको पता भी होगा। एक का नाम है टीम इंडिया हब और दूसरे का जो नाम है वो है नॉलेज एंड इनोवेशंस हब। जो टीम इंडिया है पहला वाला, इससे या केंद्र सरकार के साथ भारतीय राज्यों की भागीदारी होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं टीम इंडिया हब। समझिएगा, केंद्र सरकार के साथ जब भारतीय राज्यों की भागीदारी होती तब। नॉलेज एंड इनोवेशंस हब की बात तब करते हैं या संस्थान की एक थिंक टैंक क्षमता का निर्माण करता है, तो उस कंडीशन में नॉलेज एंड इनोवेशंस हब की भूमिका देखने को मिलती है। नीति बेसिकली राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी और उसकी रूपरेखा, राष्ट्रीय एजेंडा प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाती है। यह एक आर्थिक नीति जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा हित शामिल हो, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ आदि के साझा समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली जो है संचालित हो। तो इस तरीके की बात इस शब्द में रिलेट होता है। नीति आयोग के
7 स्तंभ हैं, जैसा कि आप सबको मालूम भी होगा। 7 स्तंभ। 7 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो एक जन समर्थक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो सक्रियता है, तीसरा बात करते हैं तो भागीदारी है, चौथा अगर हम बात करते हैं तो सशक्त बनाना है, और पांचवा अगर बात करते हैं तो सभी का समावेशन है, सभी का समावेश है, और छठा अगर हम बात करते हैं तो वह समानता है, और सातवां और लास्ट पारदर्शिता है। क्या है? पारदर्शिता है। इम्पोर्टेंट है। जनसंपर्क कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, जन समर्थक की बात करते हैं, तो यह समाज के साथ साथ व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करता है, इसलिए इसे कहा जाता है जन समर्थक। सक्रियता की बात करते हैं तो नागरिक आवश्यकताओं की प्रत्याशा और प्रतिक्रियाओं से रिलेट होता है, तो उसे सक्रियता कहा जाता है। भागीदारी मतलब नागरिकों की भागीदारी। सशक्त बनाने का मतलब है विशेषकर महिलाओं को सभी पहलुओं में सशक्त बनाना है, इसलिए सशक्त बनाना है। सभी का समावेश, जाति पंथ लिंग के बावजूद सभी लोगों का समावेश होना चाहिए, इसको रिलेट कराता है। समानता, सभी को विशेष रूप से युवाओं का समान अगर अवसर मिलेगा तो उसे समानता को रिप्रेजेंट करेगा। पारदर्शिता का मतलब हो जाएगा कि सरकार का या सरकार को दृश्यमान और उत्तरदायी बनाना होगा। इस प्रक्रिया में इसकी नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सभी नीति आयोग के संबंध में था। लेकिन हमारे सामने अगर बात आती है कि सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका का निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम वर्णन करेगा, तो पहला कहता है केवल बृहद मामलों पर कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही या का ही सरोकार करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को मैं बता दूं कि केवल बृहद मामलों पर नीति आयोग कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं का ही नीति से सरोकार होना चाहिए, और यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। केवल सूक्ष्म यानी माइक्रो क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं का ही नीति से सरोकार होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सूक्ष्म और माइक्रो। सूक्ष्म ये तो देखो माइक्रो है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है ना, ये जो लिखा हुआ है। तो ये सूक्ष्म हो गया, ये स्थूल हो गया, ये स्थूल हो गया। तो सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका स्थूल के रूप में भी होती है और माइक्रो के रूप में भी होती है। स्थूल का मतलब समुदाय के रूप में भी आ जाएगी, समूह के रूप में भी आ जाएगा। माइक्रो के रूप में परिवार के रूप में आ जाएगा, और केस वर्ग के रूप में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप सबको ध्यान रखना होगा। दोनों पॉइंट ऊपर से सही है। जब सामाजिक कार्यकर्ता पारिवारिक परामर्शदाता होते हैं तो उनके नित्य प्रतिदिन का कार्य नीति निर्णयों के प्रतिबंध नहीं करता। क्यों नहीं करता है? करता है भाई, जाहिर सी बात है। पारिवारिक परामर्शदाता के दौरान अगर आप कार्य कर रहे हैं, उस समय कोई भी ऐसी कार्य आता है जहाँ पे निगेटिव या अवांछनीय कार्य होता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाने की भी बात होती है। तो ये कहता नहीं लगाता सामाजिक कार्यकर्ता परिवार के साथ। क्यों नहीं? अगर लगाएगा नहीं तो परिवार को आगे कैसे बढ़ाएगा, है ना? परिवार को समाज की मुख्यधारा से कैसे आगे जोड़ेगा, बताइए? सही बात है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये पॉइंट पर सर इसमें नित्य प्रतिदिन का लिखा हुआ है, वो जो डेली बेसिस वाला काम है वो होगा ना। दैनिक जीवन की कार्यों की बात कर रहा है। दैनिक जीवन की कार्यों पे नीति निर्णयों को प्रतिबंध नहीं करता। दैनिक जीवन की क्रियाकलापों का कहने का तात्पर्य है कि दैनिक जीवन में जो कार्य हो रहे हैं तो नेगेटिव भी कार्य को थोड़ी ना करने के लिए वो करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप, सिंपल सी बात है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो सीवियर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वो अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना हुआ कि आप नई कार्य नहीं करना होगा। तो सामाजिक कार्यकर्ता उस दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, जो दैनिक जीवन की क्रियाकलापें हैं, उस दैनिक जीवन की क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करता है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। नहीं, आपको नहीं करना भाई, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। हमें देखना है नीति के संबंध में, हमें देखना है नीति के संबंध में। हालांकि एक पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में है ये, एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका, या एक आयोग के संबंध में बात करें तब भी इस रोल को अगर हम कहें तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो जाएगा अभी
पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सभी सामाजिक कार्यकर्ता को, ध्यान सुनिएगा, सभी सामाजिक कार्यकर्ता को नीति को अपने व्यवहार की दुनिया का भाग बनाने की आवश्यकता होती है। सभी सामाजिक कार्यकर्ता को जो नीति है उस नीति को अपने व्यवहार की दुनिया का भाग बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता होती है। हमें अपने आप को हाईलाइट करना है कि उस सेवार्थी को हाईलाइट करना है? सर सेवार्थी को। सेवार्थी को। तो ये आपको पॉजिटिव शब्दों में लेना है। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता को एक प्रकार से प्राथमिकता दे रहा है, सोशल वर्कर को, और क्लाइंट यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जीरो के रूप में जो है परिप्रेक्ष्य में है इस ऑप्शन में, इसी पॉइंट में। तो इसलिए ये एलिमेंट हो जाएगा, हट जाएगा, ये पॉइंट नंबर डी बी। उत्तम प्रभाव के लिए समाजकारी कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ, ठीक है, नीति निर्धारण में भागीदारी करनी चाहिए। उत्तम प्रभाव के लिए, ये देखिए बात सत्य है। एक चीज ध्यान सुनिएगा आप सभी लोग, यहां अगर मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि अगर आपको अच्छा कार्य करना है तो समाज कार्य में कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ नीति निर्धारण में भागीदारी करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वह कंडीशन बेसिकली होना चाहिए, लेकिन है नहीं ऐसी कंडीशन पॉलिसी के अंतर्गत, ऐसे है नहीं। फिर तो वो प्राइवेट वाला व्यक्ति गवर्नमेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ सरकार की बजाय अगर संस्था लिखा होता, एनजीओ लिखा होता, तो ऑप्शन सही जाता। नीति निर्धारण में भागीदारी होती सरकार के साथ। सर की आवाज आ रही है? आवाज कट गई आपकी। क्या मेरी आवाज कट रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, आवाज नहीं जा रही है, मेरी बात सुनिए। अभी आने लगी सर। ओके, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तम प्रभाव के लिए समाज कार्यकर्ताओं को सरकार के बजाय संस्था इन्वॉल्व करना चाहिए था, एनजीओ इन्वॉल्व करना चाहिए था, उनके साथ नीति निर्धारण में भागीदारी होनी चाहिए थी, वो बेटर होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे पॉइंट में जो ई लिखा हुआ ये भी एलिमेंट हो गया। अब मैंने आप लोगों से कई बार ये भी बता रखा हूँ कि जिस ऑप्शन में केवल शब्द आता है वो एलिमेंट हो जाता है, उसे आप हटा देंगे। सुनिएगा एक बार वो भी बात। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो पॉइंट आपका लिखा हुआ है पहला और दूसरा, उसमें केवल और केवल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ केवल से कोई तात्पर्य नहीं, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दर्शाया है। लेकिन इस बृहद वाले शब्द में सभी पॉइंट आ जाते हैं, चाहे वो कम्युनिटी वर्क हो, चाहे वो ग्रुप वर्क हो, चाहे आप किसी के साथ एक समूह के माध्यम से लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हों, या उस नीति से सरोकार हो रहे हैं, या वहाँ पे उन लोगों को जागरूक करके कार्यक्रम के माध्यम से, है ना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, तो वो शब्द रिलेट कर जाता है बृहद मामलों पर। केवल जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। मेन पॉइंट बृहद मामला है, दूसरे में मेन पॉइंट जो है वो सूक्ष्म क्षेत्र है, जो रिलेट कराता है आपको केस वर्क या परिवार को। तो पॉइंट आपका पहला और दूसरा सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो जाएगा ए और बी आपका सही होगा। ये आपके तर्क पे डिपेंड करता है, उसका नित्य प्रतिदिन का कार्य नीति निर्णयों को प्रतिबंध नहीं करता, प्रतिबंध या प्रतिबिंबित नहीं करता। यहाँ आपको केवल एक्टिविटी, जो एडीएल बोला जाता है, इसको एडीएल, एक्टिविटी डेली लिविंग का जो कार्य है, उन कार्यों को आपको सोचना होगा यहाँ पे। दूसरा कि कार्यकर्ता को नीति को अपने व्यवहार की दुनिया में बताया, ये एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि नीति के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका होगी। यहाँ अगर क्लाइंट भी होता तो सही जाता। और दूसरा यहाँ पे सरकार के साथ नीति निर्धारण में भागीदारी, यहाँ संस्था के साथ होना चाहिए, तो नीति के परिप्रेक्ष्य में सही होता है। ऑप्शन आपका केवल और केवल पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सर
सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, स्लो हो गया होगा, माइक बेसिकली डेड हो गई है इसलिए। बहुत ज्यादा धीरे है सर। हाँ, बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो। नहीं सर, आ रही है। जी अच्छा अच्छी मैं, है सर। ठीक है सर, सुंदर हाँ लग एक रहा बार थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, है ना। ठीक है, इतना ज़्यादा स्लो तो नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा तेज़ी से लाउडली बोलूँगा। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल। सवाल आपके सामने क्या कर रहा है कि संधारणी विकास संबंधी विश्व सम्मेलन 2002 कहाँ आयोजित हुआ था। मैंने आप लोगों को बड़े डीप में इसके बारे में पढ़ाया है, प्लीज़ आप सभी लोग इसके जवाब भी मुझे बता सकते हैं। एक बार आप लोग जवाब बताइए, फिर मैं बताता हूँ। है। जोहान्सबर्ग। सर जोहान्सबर्ग। सन को बी सर। ओके, ओके, हाँ जी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही बताया आपने। सर बी जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। जॉन्सबर्ग। चलिए ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल का सही जवाब जो जाएगा वो जोहान्सबर्ग ही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। इस प्रश्न का जो संधारणी विकास के संबंध में मैं आपसे बात कर रहा हूं वह ऑप्शन आपका सेकंड वाला, ये आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में सम्मेलन के बारे में बताया था, है ना। कई सम्मेलन थे जिसमें से मैंने आप लोगों से वियना सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, हेलांस्की सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में भी बताया है। स्टॉकहोम सम्मेलन बेसिकली होता क्या है, ये स्वीडन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये, स्वीडन में। कब से कब तक, 5 से लेकर 16 जून 1972 तक, यही ना। जी सर। यस सर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है इसी समय से, है ना, याद रखिएगा। और मुख्यालय इसका केन्या यानी नैरोबी में, ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। बात आती है 2002 की, बात हम लोग करते हैं 2002 की। जोहान्सबर्ग सम्मेलन ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, है कि नहीं। इसे ही रियो प्लस 10 बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, रियो प्लस 10 बोला जाता है। सतत विकास या अनुकूलतम प्रयोग से संबंधित है, या संधारणीय विकास संबंधी से रिलेटेड है। वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना इसी सम्मेलन को किया गया था, और रियो प्लस 10 के नाम से भी इसे जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 2002 में ये किया गया। प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा अनुकूलतम प्रयोग जिससे उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ी के लिए बनी रहे, सतत विकास की प्रक्रिया में ये भूमिका देखने को मिला। हालांकि ये जो सर रियो प्लस 10 है, वो 10 है या 2 है? मतलब 2 आएगा। रियो प्लस दक्षिण अफ्रीका रियो प्लस 10 या 2? 2 क्यों है, 2 नहीं आएगा, 2 कहीं सुना ही नहीं है हमने। रियो प्लस 20 होगा, सर रियो 2, हाँ 20। 20। ठीक जो है सर, ठीक है। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में रियो प्लस 20 है वो 2012 का है। वो कब का है, 2012 का है। कहाँ का है ये, ब्राजील का है, रियो डी जनेरियो। सतत विकास पे बल देता हूँ, फ्यूचर वी वांट की बात करता है ना। मुख्य विषय सतत विकास पर ही बल दिया गया है उस पे में, ठीक है। तो वो प्रक्रिया वहां पे आती है। क्लियर, जी सर। तो आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं, और अगला सवाल हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। और सवाल कह रहा है 129 के बारे में
कि सामाजिक भूमिकाओं का विश्लेषण मुख्यतः 3 पहलुओं के साथ किया जा सकता है। सामाजिक भूमिका का मतलब होता है सोशल रोल, ठीक है। अब 3 पहलुओं के साथ कर सकते हैं आप लोग। जरा आप बताइए कि वो 3 पहलू कौन कौन से हैं, प्लीज। ABC। ABC, ओके। देखिए सवाल आपसे सिंपल है कि सोशल रोल्स कैन बी एनालाइजेज मेनली विद द 3 एस्पेक्ट्स दे आर, यानी सोशल रोल को हमें क्या करना है, उसका विश्लेषण के आधार पर मुख्यतः 3 पहलुओं के साथ किया जाता है। क्रिया यानी कार्य को करने के संबंध में, यानी एक्शन, टू डू द वर्क। वे निर्देश और प्रत्याशाएं जो कार्य और संबंधों को शासित करती है, मतलब वो निर्देश, वो इंस्ट्रक्शंस एंड प्रत्याशाएं जो कार्य के संबंधों को शासित करती है ना, यानी गवर्नेंस वर्क को रिलेट कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सोशल रोल में विश्लेषण मुख्य रूप से निर्देश और प्रत्याशाएं भी शामिल है, इसलिए आपका पहला दूसरा दोनों सही है। कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन और आकलन, इवैल्यूएशन और असेसमेंट के आधार पर परफॉर्मेंस की बात किया, तो कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन और आकलन भी यहाँ पे सामाजिक रोल में आता है। आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, जहाँ विचारधारा संबंधी पहलू होती है, वो तार्किक होती है और तार्किक चीज़ें शामिल नहीं। ट्रांसफर टू फंक्शंस या ट्रांसफर ऑफ जो है फंक्शंस, कार्यों का हस्तांतरण भी एक प्रकार से सोशल रोल का मुख्य पहलू नहीं है। हालांकि विचारधाराओं के संबंध में तार्किकता आती है, लेकिन मुख्य 3 पहलुओं के साथ कार्य किया जाता है। क्रिया पहला, प्रत्याशा और निर्देश दूसरा, कार्य का मूल्यांकन और आकलन तीसरा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चंस, यानी आपका ABC सही होगा, यानी पहला ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है ना। आगे, 2 चरों के साथ संबंध धनात्मक होता है तब, बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। तब एक चर बढ़ता है, दूसरा चर घटता है, गलत। 2 चरों के बीच संबंध कतिपय स्तरों में बदलाव करता है, गलत। दोनों चर समान दिशा में चलते हैं, तो बताइए, धनात्मक। सर तीसरा सही है। सर तीसरा सही है। और दोनों चर अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तब सर ऋणात्मक होगा सर। ऋणात्मक होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात है। अगला सवाल, समान कार्य हेतु समान वेतन, पता होना चाहिए आप लोगों को, बताइए। समान कार्य हेतु समान वेतन राज्य द्वारा अनुपालन किए जाने वाली नीति के सिद्धांतों में से एक जो सुनिश्चित करती है। सर सामाजिक न्याय। सर सामाजिक। ओके, देखो, समान वेतन का मतलब महिलाओं और पुरुषों को समान मूल्य के काम के समान पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है कि नहीं। और यहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन ही है इंपॉर्टेंट शब्द। तो सिंपल सी बात है, आर्थिक है, द्वारा अनुपालन किए जाने वाली नीति के सिद्धांतों में एक है जो वो बेसिकली आर्थिक न्याय है। क्या है भाई? आर्थिक न्याय है। तो इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना है कि समान और समान नौकरियों में काम करने वाले महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिले। इस संबंध में एक बात ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों ने आर्टिकल सुना होगा 39 DPSP का। जी सर 39। जी, क्या बताता है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ये नहीं बताता है। आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय कल्याणकारी अर्थशास्त्र का एक घटक है।
आर्थिक न्याय का अर्थ सिंपल सा है, ध्यान से सुनिएगा। यह विचार है कि यदि अर्थव्यवस्था निष्पक्ष होगी तो अधिक सफल होगी। लक्ष्य, जाति, उम्र, दिव्यांगता, रंग, पथ, राष्ट्रीय मूल, धर्म, आनुवंशिक जानकारी की परवाह किए बिना सभी के लिए सफल होने के अवसर पैदा करता है आर्थिक न्याय, उस शब्द को रिलेट करता है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। बी सही ऑप्शन है। देखिए रिसर्च के दूसरा क्वेश्चन है, रिसर्च का सॉरी तीसरा होगा। एक हम लोगों ने स्टेप भी देख लिया, मिला जुला के 6-7 क्वेश्चन आएंगे रिसर्च के। कभी कभी तो 2 ही 3 आते हैं, लेकिन आते हैं जरूर रिसर्च से क्वेश्चन। जरा बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। डी और डी, ऑप्शन सी। अच्छा, निम्न में से कौन सा कथन टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटि के स्थिति में सही ढंग से स्पष्ट करता है? आप कह रहे हैं कि शून्य परिकल्पना सही है और अस्वीकार है। सही है वो, लेकिन आपने उसे अस्वीकार किया तो टाइप 1 ही तो कहते थे, एरर 1 हो जाएगा, है कि नहीं? और शून्य परिकल्पना गलत है तो उसे आपने स्वीकार कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा? एरर एरर 2 बन जाएगा। शून्य परिकल्पना गलत है, अस्वीकार है, तो फिर बाहर सी बात है भाई, कुछ हुआ ही नहीं तो, है कि नहीं? इसी वाले पॉइंट का मतलब ये है कुछ हुआ ही नहीं फिर तो उसमें। देखिए मैंने आपको बताया भी है थोड़ा बहुत आप लोगों से कि एक टाइप 1 एरर होगा, एक टाइप 2 एरर होगा, है ना? जो टाइप 1 एरर होता है वो नल हाइपोथेसिस सही है, लेकिन आपने उसे अस्वीकार कर लिया, उसे माना नहीं। और जब नल हाइपोथेसिस गलत है और उसे आपने सही स्वीकार कर लिया, वो चीजें गलत हैं लेकिन आपने उसको सत्य मान लिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? बी और डी ना, यहाँ पर थर्ड, यही ना बनेगा? हाँ जी जी सर। सर। अगला क्वेश्चन, समाज कार्य में निम्न में से कौन से उपागम, ठीक है ध्यान रखना, समाज कार्य के अंतर्गत उपागम आ गया है, द्वारक समाज कार्य के अंतर्गत आता है, उद्वारक समाज कार्य के अंतर्गत आता है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सवाल उपागम से आ गया है। सर उदाहरण उत्पाद क्या होता है? बता रहा है, अंडर जो है इसको बोला जाता सर ए बी ई। इसको बोला जाता है, आप ध्यान रखिएगा पहले उदारक के बारे में, इसको कहा जाता है रेडिमेटिव, ठीक है, सोशल वर्क, उदारक समाज का, ठीक है। एक प्रकार से डिलीवरिंग वाली पार्ट या सेविंग वाला पार्ट जो रिलेट होता है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान दीजिएगा इस शब्दों पर भी आप लोग, ठीक है। कहने का मतलब एक प्रकार से मुक्तिपूर्वक समाज कार्य के अंतर्गत आता है, और वो कौन कौन से शब्द रिप्रेजेंट करता है? छुड़ाना, बचाना, परिणाम स्वरूप, इस तरीके की चीजें जो है इसके अंतर्गत आता है। पहला है मनोवैज्ञानिक उपागम, बताइए क्या ये सर होगा वो तो, हाँ सर। ओके, सही है, ए सही होगा। आप कह रहे हैं कि गलत है पहला सर, वाला ये गलत है सर, ये गलत है। ये गलत है, ओके।
फिर दूसरा कहता है, इसकी पहले एक बार मैं इंग्लिश बता देता हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। सुन लीजिए, एक आपका आता है साइको जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच, हम बोलते हैं पहले वाले को। दूसरा आता है उग्र यानी रेडिकल सोशल वर्क। तीसरा आता है दमन विरोधी कार्य, एंटी रिप्रेसिंग वर्क। चौथा आता है नारीवाद, फेमिनिस्ट सोशल वर्क। और लास्ट आता है चिकित्सकीय समाज कार्य। अब आपको बताना है इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट जाएंगे। समाज कार्य में PCT सर। BCD। BCD, ठीक है, आपको बता देते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा सभी लोग। एक जो है रेडिकल सोशल वर्क, दूसरा जो है एंटी रिप्रेशन वर्क, तीसरा फेमिनिस्ट सोशल वर्क, है ना। ये तीन ऐसे कार्य हैं जो समाज कार्य में बेसिकली उद्धारक समाज कार्य के अंतर्गत आते हैं या मुक्तिदायक समाज कार्य के अंतर्गत आते हैं, यानी मुक्ति समाज कार्य। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। प्रतिक्रियाशीलता, सुरक्षात्मकता और रचनात्मकता, ये कार्य जो है इसको रिलेट कराते हैं। और सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बी रेडिकल है ना, रेडिकल बी उदग्र आएगा, रेडिकल BCD ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, ऑप्शन सेकंड वाला। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के उद्देश्य बताइए। बताइए, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान का उद्देश्य समाज कल्याण के प्रति जनता को संवेदनशील का पोषण। गलत जवाब होगा। और वृद्ध व्यक्तियों के प्रति जनता के लिए संवेदनशील, नशीली पदार्थों के व्यसन पीड़ितों की प्रति जनता में संवेदनशील का पोषण, प्रभावी सेवाएं अदायगी से या के सुदृढ़ीकरण के प्रति जनता की संवेदनशीलता के पोषण, और वांछित समूहों के सुनियोजित कार्यक्रम सुनिश्चित करने के प्रति जनता में संवेदनशीलता। गलत। देखिए, अब इस सवाल को आपको समझना होगा। पहले आपको ये जानना होगा कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सिक्योरिटी है वो है क्या, है ना, वो आपको जानना होगा। बताइए क्या है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा जो किसी भी व्यक्ति की आय के अपने स्रोत या पारिवारिक सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से निर्वाह का कोई नियमित साधन है या नहीं है, उसके लिए सामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से। तो समाज कल्याण के प्रति जनता की संवेदनशीलता, ये कोई उद्देश्य नहीं बना।
क्योंकि सहायता प्रदान करने से बनाना है। वृद्ध व्यक्तियों के प्रति जनता में करना है, यह है। नशीली पदार्थों के व्यसन पीड़ितों के लिए करना है, ये भी है। प्रभावी सेवा जो है अदायगी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति जनता की संवेदनशीलता का पोषण से संबंधित है। वंचित समूहों के लिए सुनियोजित कार्यक्रम सुनिश्चित करने के प्रति जनता में संवेदनशीलता का पोषण, ये पार्ट नहीं आता है। सही ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका? बी सी डी, दूसरा पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। उन प्रमुख घटकों का सही क्रम या अनुक्रम क्या होगा जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली, विधि प्रवर्तन, न्यायालय और सुधार शामिल है? आसान क्वेश्चन है। आपराधिक न्याय प्रणाली, विधि प्रवर्तन, न्यायालय और सुधार शामिल है। पुलिस, अभियोजन और प्रतिवाद, सुधार और न्यायालय। जवाब बताइए। सर इसका चौथा सही होगा, ऑप्शन सी E A B D। यहाँ आप कह रहे हैं चौथा सही होगा। जी सर। ओके, दूसरा क्या कह रहा है? क्या पुलिस, फिर अभियोजन और प्रतिवाद, यानी एक प्रकार से प्रोसिक्यूशंस ऑफ डिफेंस होता है, और फिर चौथा गलत होगा सर, चौथा गलत होगा सर। न्यायालय के नहीं, फिर उसके बाद लास्ट में सुधार होगा ना? सुधार होगा इस सर। प्रक्रिया में तो सुधार ही होगा। ऑप्शन बी। बी होगा सर, बी होगा इसका आंसर। हाँ सर, सुधार लास्ट में होगा। तो पॉइंट कौन सा सही बन रहा है यहाँ पे? सर बी। तो दूसरा नंबर सही होगा, दूसरा A B D C। हाँ, यानी दूसरा सही जाएगा ना फिर तो। जी सर, A B D C सही जाएगा। सुधार मिला है बस, है ना? और न्यायालय की बात सर अभियोजन और प्रतिवाद क्या होगा, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बताते हैं अभियोजन और प्रतिवाद के बारे में। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ अभियोजन के बारे में और प्रतिवाद के बारे में, ये दोनों एक ऐसे शब्द हैं जो अभियोजन का मतलब अपील के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही को रिलेट करते हैं। प्रतिवादी द्वारा अभियोजन, या ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुशासनात्मक अधिकारियों द्वारा वादी के खिलाफ की गई किसी भी विभागीय जांच को अभियोजन नहीं माना जाएगा, और अभियोजन का तात्पर्य है अपील के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही से। किससे? न्यायिक कार्यवाही से। तो अपराध से पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने हेतु पूर्ण सक्षमता एवं तत्परता से अभियोजन का संचालन करके त्वरित और प्रभावी न्यायदान में न्यायालय की सहायता करते हुए अपराधी को उचित दंड से दंडित कराने के संबंध में, या आप कह रहे हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जहां विधि प्रवर्तन, न्यायालय, सुधार शामिल हो, तो उस प्रक्रिया में तो सुधार लास्ट का ही पार्ट बनेगा, समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। ओके सर। मुख्य धारा से जुड़ना, ये होता है सोशल वर्क का मेन स्ट्रीम। और सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है ना। सॉरी, आगे बढ़ेंगे। समाज कार्य के ऐतिहासिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 136 का जवाब क्या होना चाहिए? आपको समाज कार्य के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में याद करना होगा इस क्वेश्चन को। कौन सी प्रक्रिया कैसे आई है, प्लीज एक बार सर पहले सर धार्मिक ABCD लाइन से ही लग रहे हैं।
अच्छा, सब लाइन से ही लग रहा है आपको। यस सर। मैं बताता हूँ। कहा कि इस क्वेश्चन में कि करना है आपको अरेंज करना है, करेक्ट सीक्वेंस दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क यानी समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास। तो सबसे पहले तो भाई आप सब लोग को मालूम है कि धार्मिक चीज़ें आती हैं, या तो ए होगा या तो बी होगा ऑप्शन में। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि समाज कार्य का जब विकास हुआ था, प्राचीन काल की बात अगर हम करते हैं, दान वस्तु दान करते थे तो उसको कहते थे कि हम भाई दान करते हैं। तो उस कंडीशन में धार्मिक दान सबसे पहले डेवलप हुआ। यहाँ सवाल आपसे ये नहीं कहा कि वर्ष के क्रम में लगाइए। अगर वर्ष के क्रम में लगाते आप तो ये अलग कुछ चीज़ें बनती, क्योंकि ये तर्क के क्रम में आपको तर्क करके क्रम में लगाना है। और सही जवाब तो आपका पहला वाला पॉइंट यहाँ पे सही है। दूसरा, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है। देखो दूसरे में बी दिया हुआ, ये भी सही है। औद्योगिक क्रांति भी आपका आया है, यानी सी आया है, यानी आपका यहाँ तक सही है। अब यहीं से डी आएगा या ई आएगा? पहले डी आएगा या ई आएगा? तो पहले ई आएगा। प्रशिक्षित स्वयंसेवक। प्रशिक्षित स्वयंसेवक का मतलब होता है ट्रेंड वॉलेंटियर, और ट्रेंड वॉलेंटियर के बाद तो वर्कर बनता है। ये थोड़ी होता है वर्कर के बाद। आप पहले बताओ, पहले वॉलेंटियर थे आप लोग, एनजीओ में काम कर रहे थे, वो इंटर्नशिप कर रहे थे, तो वॉलेंटियर के आधार पे तो काम कर रहे थे आप। तो पहले वॉलेंटियर आएगा ना, और वॉलेंटियर के बाद जी सर। आप अब Yes, sir. सोशल वर्कर हो गए हैं, प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो गए हैं। तो ट्रेंड वर्कर्स को बोला जाता है प्रशिक्षित कामगार। और ये लास्ट में आपका डी हो जाएगा। तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आपको यहाँ पे ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क के आधार पे सोचना, वो भी तर्क के। इसका कोई वर्ष नहीं है ना, वर्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिपीट हो सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 137, समूह में पुंजों के बारे में अधिक जागरूक होने का लेखा चित्रीय माध्यम बताइए क्या कहलाता है? सोशियोमेट्री, सोशियोग्राम, सोशियोग्राफ या ग्रुप जो है स्नैप। क्या होना चाहिए इस सवाल का जवाब? सोशियोग्राम। सोशियोग्राम ग्राफ। सही जवाब तो आपने दिया है अभी, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, सोशियोग्राम, है ना, सोशियोग्राम। देखिए सोशियोग्राम जो है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक विभिन्न जो है या विशेष समूह के बीच संबंधों का एक दृश्य चित्रण होता है सोशियोग्राम। लोगों के बीच ना अंतर संबंधों को उजागर करता है। ये व्यक्ति इससे संबंधित है, ये व्यक्ति इससे संबंधित है, ये व्यक्ति इससे संबंधित है। तो इनका क्या कर रहा है, लोगों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, दृश्य चित्रण है ये, लोगों के बीच अंतर्निहित संबंधों को उजागर कर रहा है। समूह व्यवहार के बारे में आपकी समझ बढ़ाने के लिए सोशियोग्राम को जो है उपयोग किया जाता है ना। तो समाज चित्र बनाना शुरू करने की प्रक्रिया में इसी की भूमिका हमें देखने को मिलता है सोशियोग्राम के अंतर्गत। सही जवाब है आपका बी वाला, है ना। अच्छा, सोशियोमेट्री क्या होती है? बताइए। सर क्वालिटेटिव डेटा को फाइंड करने के लिए सर। ओके। एक मेथड होता है सर, जैसे मान लीजिए सर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको आप मेजर करना चाहते हो,
तो आप सोशियोमेट्री स्किल का यूज करोगे और उस आपको इससे पता चलेगा कि बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी क्यों है, इसको आप जानने के लिए आप सोशियोमेट्रिक स्किल का यूज करते हैं सर। सही, देखो सोशियोमेट्री अधिक विशेष रूप से मानव जो है कनेक्शन की प्रकृति या गुणवत्ता और मात्रा से संबंधित होता है। तो हम यहाँ पे क्रियाओं के बारे में सोच सकते हैं, विकल्प निर्माण की प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं। तो ये समाज मिति के माध्यम से होता है। तो समाज मिति ही सोशियोमेट्री सर, कहलाते हैं। जी हेलो जी बताइए। सर, सोशियोग्राफ और सोशियोग्राफ में क्या अंतर है? अब ये बता भी तो, सोशियोमेट्री तो देख लो, सुन लो, सोशियोमेट्री सुन लो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ओके। सोशियोग्राफ के बारे में। तो कहने का मतलब, ये प्रक्रियाएं जब भी होती है निष्पक्ष भाव से ही होता है सोशियोमेट्री वाली क्रिया में, लेकिन समूह में पुंजों के बारे में अधिक जागरूक होने का जो लेखा चित्रण माध्यम होता है वो सोशियोग्राफ में होता है ना, सोशियोग्राफ में होता है। और एक पॉइंट आपके सामने आता है, सोशियोग्राफ। सोशियोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं आपसे एक बात बताना यहाँ पे चाहूँगा, और आप सभी लोग उसको ध्यान भी रखिएगा। ये एक प्रकार से सिमिलर वर्डों का, जहाँ सामान वर्ड होते हैं, उन सामान वर्डों को रिप्रेजेंट करता है सोशियोग्राफ। और सोशियोग्राफ के अंतर्गत एक बात आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे सोशियोग्राम के अंतर्गत अभी मैंने आपसे बात किया कि ये एक दूसरे से लोग सीखते हैं या जागरूक होते हैं, इस संबंध में नाम हमें देखने को मिलता है। बात सत्य है इस प्रक्रिया में। जब आप सुविधा के साथ एक वर्ष या महीने या कस्टम समय सीमा के दौरान अपने समुदाय की समग्र गतिविधियों को देखते हैं, अपने समुदाय के समग्र एक्टिविटी या गतिविधियों को देखते हैं, तो उस कंडीशन में सोशियोग्राफ का पार्ट आता है। सोशियोग्राफ को सामुदायिक प्रबंधकों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है। सोशियोग्राफ को सामुदायिक प्रबंधकों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है ना। हमारा लक्ष्य आपको आवश्यक, स्पष्ट या मूल्यांकन जानकारी देना है, ताकि आप अपने समुदाय को बढ़ावा दे सके या पता लगा सके कि आपके शीर्ष प्रभाव कौन है, सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित कर रहा है, और आपकी सबसे अच्छी सामग्री क्या है। ये ग्राफ के द्वारा देखने को मिलता है। और एक शब्द और हमारे सामने आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप जो है स्नैप। ग्रुप स्नैप बेसिकली एक चैटिंग माध्यम है ना, एक चैटिंग माध्यम है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप में लोग एक साथ रहते हैं, किसी बातों को शेयर करने को लेकर नाम ग्रुप स्नैप की बात करते हैं। हम लोग जो ग्रुप में बात करते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तो वहाँ पे भी एक दूसरे को जानकारी मिलती है, तो वो ग्रुप स्नैप कहलाता है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं आप लोग क्वेश्चन वगैरह, ग्रुप स्नैप का पार्ट है, वही चैटिंग पार्ट है, ये चैट वाला। अधिक जागरूकता तो सोशियोग्राफ के अंतर ही होता है। भारत के संविधान का भाग 3 में भारत का डैश के रूप में सुवर्णित किया गया है। हृदय, जो है अधिकार विधेयक या महाधिकार पत्र या परंपरा। सही जवाब तो आपका महाधिकार पत्र होना चाहिए। बताइए, सही है महाधिकार पत्र। नीचे दिए गए कथन है, दो आपको आइडेंटिफाई करना है।
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 की अवधि में प्रारंभ किया गया था। बात सत्य है ये। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2007-12 के अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ किया गया था। गलत है क्या? ये गलत है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार ने सितंबर 2005 में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया था। यहाँ तो 2007 और 12 लिखा हुआ है ना, गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बताओगे क्या पहला सही है दूसरा गलत है? इन थर्ड ऑप्शन। एक क्वेश्चन और लीजिए। डैश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन के पंजीकरण के लिए अथॉरिटी है। कौन सी अथॉरिटी है? थर्ड। सर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। तीसरा सही है सर। 1860 की 1860 की। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे या आपको पढ़ना होगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे आपको करने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले करना क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ना है। 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण है। व्याख्या भी है, व्याख्या भी नहीं है। तो अभिकथन एक है, कारण और है। तो सामाजिक न्याय समाज का एक अविभाज्य अंग है। न्याय एक वंश है जो सामाजिक न्याय और उसकी प्रजातियों में एक है। और ये पॉइंट आपको मिलेगा कहाँ? ये पॉइंट आपको मिलेगा गद्यांश में लिखा हुआ है। इतना पढ़ने के बाद आप यहाँ पर ढूंढेंगे, देखिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। सामाजिक न्याय विभिन्न प्रजातियों में से एक है, जो कि ऑप्शन में ही लिखा हुआ है ना? तो आप ये बात कह सकते हो कि सामाजिक न्याय एक अविभाज्य है, एक पार्ट है सामाजिक न्याय। विभिन्न प्रजातियों में ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन पहला सही जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसी तरीके से जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को, उन क्वेश्चनों में करना क्या है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर गद्यांश देखना है। अपने मन से इस सवाल को करिएगा, है ना? अपने मन से आप सभी लोग इन सवालों को करिएगा, इससे आपकी पकड़ बनेगी, है ना? गद्यांश पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर गद्यांश को देखना उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, और फिर उसके बाद आप ऑप्शन का चुनाव करना है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। शाम को मैं फिर आप लोगों से बातचीत करूँगा। और दिसंबर 2023 का पेपर समाप्त हो गया। अब हम लोग करेंगे जून 2023 का पेपर। जून 2023 का पेपर सर आप PDF भेज दीजिएगा ना, वो एग्जाम